हेलो स्टूडेंट्स, पहले हमने किया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, फिर हमने किया सैक्रिफाइसिंग रेशियो व्हाइल एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर और आज हम करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में क्या है कि जब भी कोई न्यू पार्टनर देखो बिजनेस में एडमिशन, किसी भी न्यू पार्टनर का बिजनेस में एडमिशन किया जाएगा तो उस केस में मैंने आपको पहले ही बताया है देयर आर वेरियस कैलकुलेशंस दैट नीड्स टू बी डन। इसमें से सबसे पहले आप कैलकुलेट करते हो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, फिर आपको कैलकुलेट करनी होती है सैक्रिफाइसिंग रेशियो और जो थर्ड थिंग जो आपको कैलकुलेट करनी है और जिसका ट्रीटमेंट आपको न्यू बुक्स ऑफ अकाउंट्स में करना है दैट इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल आप कैसे करोगे? सबसे पहले इसके लिए बेसिक थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है। आपको पता है कि थ्योरी में ये सब आपने 12th क्लास में किया हुआ है, क्या इंपॉर्टेंट है, मीनिंग इसकी बेसिक 4 मार्क्स में थ्योरी आ जाती है यूजुअली। व्हाट इज गुडविल? ठीक है, तो गुडविल क्या है कि जब भी एक न्यू पार्टनर बिजनेस में एडमिट किया जाता है तो ऑब्वियसली उसको भी न्यू बिजनेस में उसको न्यू प्रॉफिट शेयर मिलेंगे। तो इन दैट केस उसको जो भी पुराने पार्टनर हैं, ठीक है, तो इन दैट केस जो न्यू पार्टनर है उसको पुराने पार्टनर्स के किए हुए काम से बेनिफिट मिल रहा है, वो फर्म की रेपुटेशन अर्न कर रहा है और आते ही न्यू बिजनेस में प्रॉफिट्स अर्न कर रहा है। ठीक है, तो द ओल्ड पार्टनर्स हु हैव डेवलप्ड द फर्म रेपुटेशन थ्रू देयर हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी वांट सम कंपनसेशन फ्रॉम द न्यू पार्टनर फॉर देयर एफर्ट्स एंड दिस कंपनसेशन इज नोन एज गुडविल। क्योंकि मेहनत तो ऑलरेडी ओल्ड पार्टनर्स ने कर रखी है और उसकी वजह से जो भी इनकम एक्स्ट्रा अर्न हो रही है न्यू पार्टनर को बिना मेहनत करते ही आते ही उसको एक ऑलरेडी प्रॉफिटेबल बिजनेस में प्रॉफिट का शेयर मिल रहा है, तो उस केस में क्या होगा? ऑब्वियसली ओल्ड पार्टनर्स चाहेंगे कि हमने जो एक्स्ट्रा मेहनत किया हमें उसका कुछ फायदा मिले, तो दैट कंपनसेशन जो उनको न्यू पार्टनर देता है दैट इज नोन एज गुडविल। ठीक है, गुडविल इज एन एसेट व्हिच कैन नॉट बी सीन एंड टच। इट इज एन इंटेंजिबल एसेट व्हिच हैज वैल्यू लाइक अदर एसेट्स। ये चीज हम पहले भी 11th-12th क्लासेस में पढ़ चुके हैं। Fine, so I'll not go for the goodwill definition of goodwill. You may just give it a read and contact me in case of any doubt. Characteristics of goodwill already have done, but still I'll give it a read. It is an intangible asset. हमें पता we cannot touch it, we cannot feel it, so hence it is intangible. It is a valuable asset. Valuable means इसकी value है, books of accounts में आप इसकी value record करते हो, ठीक है ना, तो इसीलिए it is a valuable asset. It helps in earning more profits. Obviously, goodwill means नाम, ख्याति, जिसका नाम ज्यादा है वो ज्यादा पैसे कमा रहा है, ठीक है ना। जिस दुकान का नाम या जिस बिजनेस का नाम अच्छा नहीं है, गुड नेम, फर्म की रेपुटेशन जिसकी अच्छी नहीं है, they are not earning good. So hence we say that characteristics of goodwill is that it helps in earning more profit. जो ज्यादा अच्छा जिनकी गुडविल है obviously they are earning better. It is an attractive force due to which an old customer will resort to the old place. ठीक है, ये एक ऐसा फोर्स है जो कि पुराना कस्टमर जो है वो पुरानी जगह पर ही जाता है। आपने बहुत देखा होगा कि हम देखो गोल्ड के केस में बहुत होता है कि हम तो उसी शॉप से लेते हैं, तो उसी के पास जाते हैं, उसी सुनार के पास जाते हैं। बोलते हो ना, ग्रोसरी आपकी एक फिक्स शॉप होती है, उस पर्टिकुलर एरिया में मेजॉरिटी लोग वहीं से ले रहे होते हैं, रीजन बीइंग वो अच्छा है, उसके पास ग्रोसरी अच्छी क्वालिटी की है, वो फैसिलिटीज देता है। तो व्हाट इज दैट द ओल्ड कस्टमर विल रिजॉर्ट टू ओल्ड प्लेस, दैट इज नोन एज गुडविल। इट हैज अ डिफाइनाइट वैल्यू। डिफाइनाइट मीन्स द अमाउंट दैट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स, एंड उसका डिफाइनाइट मीन्स एग्जैक्ट, आप जिसको मेजर कर सकते हो कि इतने की गुडविल है। नाउ द पॉइंट इज हाउ कैन वी मेजर दैट? विल बी स्टार्टिंग द डिफरेंट फॉर्मूलाज जो आपने 11th-12th में किया है। इट्स गोइंग टू बी सिमिलर, नथिंग न्यू। द ओनली न्यू थिंग इन ग्रेजुएशन that you are going to learn in accounting for admission of partner is Garner's versus Murray rule, जो आपने 11th-12th में नहीं किया हुआ। बाकी सब is going to be the same जो आपने 11th-12th में किया है। Its value is always fluctuating. गुडविल की वैल्यू फ्लक्चुएट करती है। अगर आज आपने अपनी शॉप पर घटिया क्वालिटी का सामान रखना शुरू कर दिया तो बहुत जल्दी आपका गुड नेम खराब हो जाएगा एंड द पीपल और द कस्टमर विल स्टार्ट मूविंग टू सम other place. Hence the value fluctuates depending upon the services that you provide to the customer. It is always difficult to make correct valuation of goodwill. Goodwill का जो valuation होता है, it is a, हमने बताया कि it has a definite value, हम इसको exact measure कर लेते हैं, but the point is जो आपने एक definite value find out की, is it correct? Maybe or may not be, because obviously that always comes with an estimated value. Origin of goodwill.
गुडविल का ओरिजिन कहाँ से होता है? गुडविल मीन्स द एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, हमने आपको पहले ही बता दिया. दिस इज बिकॉज ऑफ द रीजन दैट मोर कस्टमर्स कम इनटू द बिजनेस. देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स ऑन विच द वैल्यू ऑफ गुडविल डिपेंड्स. द फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल आर एज फॉलोज. कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन से तत्व हैं जो बिजनेस की और व्यापार की ख्याति को अफेक्ट करते हैं? सो अमंग्स दोज द फर्स्ट इज पर्सनल इमेज ऑफ द ऑनर्स. पर्सनल इमेज ऑफ द ऑनर क्या है कि बहुत बार ऐसा होता है कि जो पर्सनल इमेज उस पर्सन की अगर अच्छी है तो ऑब्वियसली अरे उसने बोला वो तो बढ़िया नाइस, बड़ा नाइस बंदा है, उसका तो काम अच्छा ही होगा और वो तो अच्छा माल रखेगा तो हमको उसी से लेंगे, फाइन. लेकिन एक पर्सन अगर है उसकी सोसाइटी में गुडविल ही अच्छी नहीं है, आसपास उसका बोलचाल अच्छा नहीं है, तो क्या उसके प्लेस पे कोई जाना पसंद करेगा? नो, never. Nobody will go to his place. So hence the personal image of the owner always affects the business or always affects the goodwill of a business. The second is nature of the business. Nature of the business में आता है the types of goods that is being produced by the business. If the goods produced by the business is of high quality, ठीक है, then the demand for such goods will remain stable and the value for such type of business remains more. ठीक है, हाई क्वालिटी गुड्स के लिए क्या रहता है कि ऑब्वियसली उनकी डिमांड क्या है, वो स्टेबल होती है. कुछ जो लो क्वालिटी गुड्स होती हैं कि निम्न कोटि का जो भी सामान होगा वो कुछ दिन तो आपको अच्छा लगता है बट आफ्टर दैट यू फील कि तो जल्दी खराब हो जाता है. पैसे तो चाहे कम लगे लेकिन आपने 4 बार खरीद लिया तो इतने में तो बढ़िया वाला एक आता, वो अभी तक अच्छी क्वालिटी का चल रहा होता. ठीक है, साइमल्टेनियसली आपकी इनकम जब बढ़ी है, हमने वो भी पढ़ा हुआ है ना इकोनॉमिक्स में, तब भी हम प्रेफर करते हैं कि हम लो क्वालिटी का ना लें. तो जब भी कोई बिजनेस पर्सन, कोई भी पार्टनरशिप फर्म या कोई भी बिजनेस फर्म हाई क्वालिटी का मटेरियल जो है वो अपने गुड्स का प्रोड्यूस करती है या हाई क्वालिटी मटेरियल में डील करती है, तो ऑब्वियसली उनकी डिमांड स्टेबल रहती है और डे बाय डे उनके बिजनेस की जो गुडविल है वो इंक्रीज करती है. लोकेशन ऑफ बिजनेस. लोकेशन ऑफ बिजनेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके बिजनेस गुडविल को गुडविल की ग्रोथ में. कैसे? देखो, अगर बिजनेस सेंट्रली लोकेटेड है और लोकेटेड एट अ कन्वीनियंट प्लेस है, मींस सेंट्रली लोकेटेड मार्केट में है, ऑब्वियसली सेंट्रल मार्केट में है, मिडल सिटी सेंटर में है, तो वहां सारा शहर एक मेन मार्केट है, सारा शहर वहीं जाता है शॉपिंग करने, तो ऑब्वियसली वहां पर फुटफॉल क्या है, ज्यादा है. फुटफॉल ज्यादा है तो कस्टमर्स भी ज्यादा होंगे, आपकी क्वालिटी अच्छी है तो कस्टमर ज्यादा होंगे, तो आपकी प्रोडक्ट की सेल्स भी ज्यादा होंगी, सेल ज्यादा होंगी तो आपकी वैल्यू ऑफ गुडविल भी ज्यादा होगी. लेकिन ऑन द अदर हैंड जो हमारे घर के पास कॉलोनीज में, सोसाइटीज में, सेक्टर्स में एक शॉप होती है, दैट इज उसमें क्या होता है कि दैट इज कन्फाइंड टू दैट पर्टिकुलर एरिया ओनली. उसको सिर्फ उसी सेक्टर के या आसपास के सेक्टर के लोग जानते होते हैं, पूरे शहर के लोग नहीं जानते. लेकिन जो शॉप सिटी सेंटर में लोकेटेड होती है, जो मेन मार्केट में शहर लोकेटेड होती है, उसको सारे जानते हैं, तो ऑब्वियसली उसकी गुडविल क्या होगी, ज्यादा होगी. तो इसीलिए जो बिजनेस की लोकेशन है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस. मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस क्या है? इफ द बिजनेस इज मैनेज्ड बाय द कंपीटेंट एंड एक्सपीरियंस्ड मैनेजर. ठीक है, ऑब्वियसली अगर मैनेजर जो है वो कंपीटेंट है और एक्सपीरियंस्ड है, इन दैट केस क्या होगा, बिजनेस की गुडविल अच्छी होगी. क्यों अच्छी होगी? क्योंकि गुड प्रोडक्शन होगी, हाई लेवल ऑफ प्रोडक्शन होगा, मोर सेल्स होंगी, सेल ज्यादा होंगी तो इंक्रीज प्रॉफिट्स होंगे, इंक्रीज प्रॉफिट्स होंगे तो इंक्रीज गुडविल होगी. मोनोपोली. ऑब्वियसली मोनोपोली क्या होता है? सिंगल ऑपरेटर इन द मार्केट. पढ़ा हुआ है ना इकोनॉमी में, इकोनॉमिक्स में, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन, ओलिगोपोली, ये सब आपने पढ़ा हुआ है ना. सो आई नीड नॉट टू एक्सप्लेन. मोनोपोली क्या होता है? व्हेन देयर आर मेनी बायर्स एंड अ सिंगल सेलर. ठीक है, तो अगर आपकी उस बिजनेस में मोनोपोली है मार्केट में, आज की डेट में मोनोपोली वाला कॉन्सेप्ट बहुत रेयर ही, यू विल हार्डली फाइंड एनीथिंग जहां जिसका कॉम्पिटिटर ना हो. ठीक है, बट स्टिल इन केस आपकी अगर वहां मोनोपोली है तो ऑब्वियसली आपके प्रॉफिट्स भी क्या होंगे, स्टेबल होंगे, बिकॉज पीपल डोंट हैव एनी सब्स्टिट्यूट फॉर यू. वो आपकी शॉप से अगर हटके जाएंगे भी तो कहाँ जाएंगे, बिकॉज अगर उनको प्रोडक्ट चाहिए तो वो आपसे ही लेंगे. तो इन दैट केस आपके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे एंड दैट इज हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल. रिस्क इन्वॉल्वमेंट. रिस्क इन्वॉल्वमेंट क्या होता है? If there is more risk in the business, there will be uncertainty in the business and the value of the goodwill will be less.
देखो हम नॉर्मली कहते हैं कि हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट्स, हमने पढ़ा है, इट्स फाइन, बट व्हेन वी कनेक्टेड विद द गुडविल, तो इन दैट केस जहां पर रिस्क ज्यादा होगा वहां पर अनसर्टेनिटी भी ज्यादा होगी, और जहां सर्टेनिटी नहीं है वहां गुडविल भी कम होगी। अगर रिस्क कम है वहां पर सर्टेनिटी ज्यादा है, सर्टेनिटी ज्यादा है तो गुडविल भी ज्यादा होगी। कम टू द 7th पॉइंट माय डियर स्टूडेंट्स, पोजेशन ऑफ लाइसेंस। अगर आपका बिजनेस लाइसेंस्ड है, ऑब्वियसली इन दैट केस क्या होगा, इफ अ बिजनेस रिक्वायर्स अ लाइसेंस द वैल्यू ऑफ द गुडविल विल बी हाई। इन दैट केस आपके बिजनेस की गुडविल क्या होगी, ज्यादा होगी। ऐसे ज्यादा क्यों होगी, बिकॉज द अदर फर्म्स कैन नॉट एंटर द फर्म एंटर इजीली इन सच टाइप ऑफ बिजनेस। क्लियर। स्पेशल इंसेंटिव्स। स्पेशल इंसेंटिव्स में क्या है कि अगर किसी बिजनेस के पास कोई स्पेशल एडवांटेज है, आप कोई स्पेशल आपके पास क्वालिटी है जो दूसरे बिजनेस के पास नहीं है, मींस यू आर हैविंग सम एडवांटेज ऑफ पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, कुछ आप ऐसा सेल आउट कर रहे हो दैट द अदर वंस आर नॉट डूइंग, इन दैट केस द वैल्यू ऑफ द गुडविल रिमेन्स हाई फॉर योर business. Come to the next topic, need for the valuation of goodwill. Why do we need to calculate the goodwill? Obviously, we need to calculate the goodwill at the time of admission of the partner, at the time of retirement of the partner, amalgamation of the firm, sales of firm's business to other firms, and at the time of change in profit sharing ratio of the partners. So these are the 5 reasons where we need to evaluate the goodwill. Now the first point here is, why do we need to calculate goodwill at these points of time? So first, admission के टाइम आपको goodwill क्यों कैलकुलेट करनी होती है? तो जब कोई बिजनेस में न्यू पार्टनर एडमिट किया जाता है तो पुरानों का शेयर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। देखो वही 100 रुपए थे, मान लो पहले 2 लोगों में बट रहे थे, अब वो कितने में बटेंगे, 3 में बटेंगे। अब वो 3 में बटेंगे तो पुराने जो पुराने 2 लोग थे उनको अपने हिस्से का कुछ बंटवारा करना पड़ेगा, अपने हिस्से में से कुछ तीसरे पार्टनर को देना पड़ेगा। ठीक, तो इस केस में जो न्यू पार्टनर है वो ओल्ड पार्टनर को इस सेक्रीफाइस के लिए भी कुछ फायदा देता है, गुडविल की फॉर्म में देगा कि हाँ भी चलो ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स न्यू पार्टनर्स को अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट दे रहे हैं, वो वहां पर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, और जितना उन्होंने सेक्रीफाइस किया उतना ही उसको न्यू पार्टनर क्या दे रहा है, गुडविल की फॉर्म में पैसा दे रहा है, ताकि दोनों का नुकसान ना हो। इसीलिए अब क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स को न्यू पार्टनर से गुडविल का पैसा लेना है, इसीलिए आपको गुडविल की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और न्यू पार्टनर का शेयर निकालना पड़ेगा। इन द सेम मैनर डेथ में भी है कि अगर किसी पार्टनर की रिटायरमेंट हो गई या डेथ हो गई, अब जब वो बिजनेस छोड़ रहा है तो ऑब्वियसली उसको अपना हिस्सा चाहिए। अब उसका शेयर कितना होगा, उसके लिए आपको गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और जो भी उसका शेयर होगा वो तभी निकलेगा क्योंकि आपको पहले पूरी फर्म की गुडविल तो कैलकुलेट करनी ही पड़ेगी। एट द टाइम ऑफ अमलगमेशन मीन्स 2 फर्म जब मिल करके एक बड़ी फर्म बन जाती है, when 2 or more firms are merged to form a new firm, then it is known as amalgamation. In such a case, goodwill की वैल्यू भी जैसे बाकी assets की वैल्यू फर्म कैलकुलेट करती है, ऐसी गुडविल की भी करेगी। सेल ऑफ फर्म्स बिजनेस टू अदर फर्म, अब ऑब्वियसली आप अपना बिजनेस सेल कर रहे हो, तो जब आप सेल करोगे तो आप सारे एसेट्स की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, तो जब सारे एसेट्स की करोगे तो उसमें आप गुडविल की भी करोगे। Fine. At the time of change in profit sharing ratio of the partner, the goodwill is also valued at the time of change in profit sharing ratio of the partner, because जब profit sharing ratio change होगी तो उसके बेसिस पे उनकी sacrificing ratios और बाकी सब चीजें change होंगी, तो in that case आपको firm के लिए सारी calculations करनी पड़ती हैं। So that's only, I think that's over for today. We'll start with methods of valuation of goodwill by tomorrow. Take care, stay home, stay safe.